हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जो यूपी ट्रिपल एसी द्वारा पूछे गए अनेक परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर है, उसका व्याख्या के साथ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हम व्याख्या के साथ इसको देखेंगे, जिसमें 2010, 2012, 2017, 2007, 2012, 2002, 2007, 1997 और 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2007 से 2012 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना की थीम तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पेट 2023 में पूछा गया है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? ऑप्शन है होमो उपज किस्म यानी कि होमो विल्ड वैरायटी। ऑप्शन बी संकर उपज किस्म हाइब्रिड विल्ड वैरायटी। हेटेरो उपज भिन्नता हेटेरोज विल्ड वेरिएशन। उच्च उपज वाली किस्म हाई विल्ड वैरायटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च उपज वाली किस्म। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV से तात्पर्य हाई यील्ड वैरायटी अर्थात उच्च उपज वाली किस्म से है। उसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पेट 2023 में पूछा गया है। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन है यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, FAO, खाद्य और कृषि संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो विश्व दुग्ध क्रांति के चरण में जो है, तो इसके वित्त पोषित कौन से हैं? यूरोपीय संघ। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट में 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ और फिर EEC द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। इसके लिए NDDB के कार्यक्रम की योजना बनाई और EEC या सहायता के विवरण पर बातचीत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी? तो हम जानते हैं कि गाडगिल योजना तीसरी योजना को कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि 2023 पेट में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, M विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर M विश्वेश्वरैया है, जिन्हें सर MB के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा? इसमें हो जाएगा सातवीं। भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान देना केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। यह योजना सफल रही और अपने निर्धारित लक्ष्य 5 से 6% की वृद्धि दर प्राप्त की।
अब आते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? यानी रिजर्व रेपो दर, SLR, CRR, रेपो दर। तो हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक बैंकों को उधार पैसा रेपो रेट की दर पर देता है। व्याख्या देख लेते हैं। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान RBI अध्यक्ष शशिकांत 25वें हैं। ये तो 2023 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? MIBOR, LIBOR, FIBOR, SIBOR। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं B, LIBOR। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य नियमित संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट में परिवर्तन का निर्देश दिया है। LIBOR व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। यह औसत ब्याज दर पर प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बैंकों का अनुमान है कि वे विशिष्ट समय अवधि के लिए लंदन इंटरबैंक मार्केट में एक दूसरे से उधार ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब नकद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की पूर्ति करता है, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि जब RBI द्वारा बढ़ाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाया जाएगा। हमारा ऑप्शन B सही है। CRR एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब RBI CRR को बढ़ाता है तो बैंक दरों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाता है। उसके उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। उसके परिणाम स्वरूप कम पैसा प्रचलन में आता है। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है लेकिन आर्थिक व्यवस्था विकास की गति में कमी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की संस्था 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन के अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? ऑप्शन है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको हम देख लेते हैं। B, ऑप्शन B है। भारतीय बैंक NIBM की स्थापना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार के परामर्श में से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन है देना बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। तो हम जानते हैं कि विजया बैंक को नहीं किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण 1969 के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसमें शामिल है इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? अधिनियम 62, अधिनियम 61, अधिनियम 63 और अधिनियम 64, जो कि यूपी टेट 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन B, अधिनियम 61।
व्याख्या करते हैं। संसद और नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी 1981 के अधिनियम 61 के तहत दी गई थी, यद्यपि कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने एक नया दिशा निर्देश तैयार किए हैं। बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी, बैंकों को उनके मौजूदा शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए दी गई स्वतंत्रता को कम करने के लिए, ऑप्शन सी, अधिक विदेशी मुद्रा विनिमय बैंकों को स्थापित करने के लिए, ऑप्शन डी, औद्योगिक विकास के लिए और अधिक आसानी से उधार देने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। नरसिम्हा समिति की स्थापना अगस्त 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए व्यापक सिफारिशें की थी। अब आते हैं बजट और लोक वित्त राजकोषीय नीतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन, राजकोषीय सुधार। इसमें हो जाएगा कर सुधार। 1991 में आर्थिक नीति एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा थे ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लो रिफॉर्म। दूसरा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, मॉनेटरी एंड इन्फेंशियल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन। जबकि भुगतान संतुलन समायोजन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 1922 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? ये भी 2023 शिफ्ट 2nd में पूछा था। आरबीआई द्वारा, भारत का आयकर विभाग द्वारा, सीसीआई द्वारा, एनसीडीआरसी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सीसीआई, भारतीय स्पर्धा आयोग। व्याख्या देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण एनएनए ने निगरानी की और सुनिश्चित किया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण व्यवसाय अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं और मुनाफाखोरी में शामिल न हो। सभी जीएसटी मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों को अब 1 दिसंबर 1922 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा निपटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन अनुपालन संरचना, कर गंतव्य आधार तक। ये भी 2023 में पूछा था। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है जो निर्माण से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राजा चेलैया समिति द्वारा, रेखी समिति द्वारा, केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन डी है नरसिम्हन समिति। तो ये केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल और खंडित कर ढांचों को एकीकृत कर प्रणाली में बदलना था, जो अनुपालन को सरल बनाए, कैस्केडिंग को कम करे और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या नगरीकरण से। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन है 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे व्यापक रूप से घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गरीबी और बेरोजगारी एवं सरकारी योजनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017, नागरिकता अधिनियम। यूपी पेट 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान के अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क का प्रावधान करता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदारी पार्टनर बना? 2012, 1996, 1992, 1995। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ओपेक का बगदाद में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला द्वारा 10-14 सितंबर 1960 को बगदाद में सम्मेलन में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं बी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इस संगठन का स्थापना 1948 में हुआ था। विवरण एवं सूचकांक। राष्ट्रीय संघ के कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूद कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है। ये वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में पूछा था। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख है। राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख मंत्रालय। भारत के राज्यों में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके द्वारा विकास के लिए सहायता दी? कुटीर उद्योग, मध्यम एवं लघु उद्योग, कृषि फॉर्म, बड़े पैमाने के उद्योग। हमारा ऑप्शन हो जाएगा मध्यम एवं लघु उद्योग। ये भी 2023 शिफ्ट में फर्स्ट में पूछा था। भारत के राज्य वित्तीय निगम के मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता देता है।
राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेट 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। तो हमारा हो जाएगा हैदराबाद। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है, जहां यह वर्ष 2001 में दिल्ली में स्थानांतरित हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, ऋण संघ, लोन एसोसिएशन, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी पेट 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्था का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई 1982 को RBI के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में लाया था। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीति प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR के स्वायत्त संगठन है, जो भारत में बागवानी के विभिन्न पहलुओं जैसे फल, सब्जी, औषधि आदि की बुनियादी एवं व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। यह कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण को लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 60 से 65 साल, 65 से 75 साल, 65 से 70 साल और 55 से 60 साल। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। सी, लोकपाल की आयु 65 से 70 साल बढ़ाकर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? वाणिज्यिक बैंक, सरकार, जनता, RBI। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक ऋण कार्यालय एवं ऋण प्रबंधन कार्यालय एक स्वायत्त सरकारी एजेंसी है, जो सरकार के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक ऋण के मुख्य स्रोतों की सूची सरकारी प्रतिभूतियां, राजकोष बिल या T-बिल, बाहरी सहायता, आपातकालीन ऋण, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? यह रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान है, यह वन खेती का विज्ञान है, यह मछली पकड़ने का विज्ञान है, यह भेड़ पालने का विज्ञान है। तो सिल्वीकल्चर ये रेशम से या वन की खेती से होती है। सिल्वीकल्चर वनों एवं वन संसाधनों के विकास तथा गुणवत्तावर्धन का विज्ञान है, अर्थात यह वन खेती का विज्ञान है। अन्य सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान, पिसीकल्चर मत्स्य पालन से है, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, विटीकल्चर अंगूर की खेती, ओलेरीकल्चर यानी कि सब्जी विज्ञान। HHGBLP स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? ई शांति, ई सुरक्षा, ई शक्ति, ई समृद्धि। तो हम व्याख्या देख लेते हैं। ई शक्ति स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक पायलट परियोजना है। इसकी शुरुआत HHG की वही खाता की गुणवत्ता के सुधार और बैंकों को प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से समूह के बारे में सूचित ऋण
उचित ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाने जैसे चिंताओं को दूर करने के लिए होता है। तो हमारा आज का क्लास यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।